परसेंटाइल क्या रहा था आपका क्या? 99.77। आपका 99.91। ये जो 3 महीने होते हैं लास्ट के, इसमें एक स्टूडेंट क्या ऐसे डुएबल स्टेप्स ले सकता है कि आप लोगों जैसे किसी आईएम में आके, मतलब ठीक है यूट्यूब आप ओपन करते हो तो हर कोई ये कहता है कि मॉक दे दो, आप मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉक देने का सही तरीका क्या है वो आप मुझे बताओ। तो अब आते हैं डी डे जो होता है, आप एग्जाम हॉल के अंदर में हो, आपने प्रिपेयर जैसा करना था किया, अपना बेस्ट दिया आपने, उस दिन अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल रखते हो आप? कैट का जो एग्जाम का पूरा सेटअप है उसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये होता है कि वो इंजीनियर्स को फेवर करता है, बट आप बीबीए बैकग्राउंड से हो, है ना, तो आप इस बात से कितना अग्री करते हो? नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। आज से हम एक नई जर्नी स्टार्ट करें, एक नया सीरीज स्टार्ट करें। जैसे लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था मैनेजमेंट एग्जाम से पहले, जो कैट का एंट्रेंस एग्जाम था उससे पहले, तो इस बार जो कैट है उसका कन्वीनर आई एम कैलकटा है, तो हमने कहा कि क्यों ना इस सीरीज़ को हम आई एम कैलकटा से ही स्टार्ट करें। और जैसे लास्ट ईयर हमने एंड मोमेंट पे जो स्ट्रैटेजी यहाँ के स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, जो आई एम्स में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी यूज़ की थी अपने पूरे प्रेपरेशन को एस देने के लिए, और कैसे उन्होंने पूरी प्रोसेस को कंप्लीट किया और आईएम से पढ़ रहे हैं, ये जानने के लिए हम आईएम कैलकटा के कुछ स्टूडेंट से बात करने के लिए आए हुए हैं। तो बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? वैभव। वैभव नाम है आपका। आपका नाम? परंजय गर्ग। ओके, ठीक है। आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, राइट? जी। ठीक है। तो परसेंटाइल क्या रहा था आपका क्या? 99.77। आपका 99.91। ठीक है। तो अभी 3 महीने के अराउंड में रह गए हैं ना, 90 डेज़ के अराउंड में रह गए हैं। तो लास्ट मोमेंट, ये जो 3 महीने होते हैं लास्ट के, इसमें एक स्टूडेंट क्या ऐसे डुएबल स्टेप्स ले सकता है कि आप लोगों जैसे किसी आईएम में आके, मतलब सपना तो होता है कि आईएम एबीसी में मिल जाए, तो लास्ट मोमेंट की क्या स्ट्रैटेजी होती है? तो मैंने लास्ट 3 मंथ में मोस्टली अपना सिलेबस ख़त्म करके मॉक्स पे ही मैंने फोकस किया था। ओके हर हफ्ते मैं 2 से 3 मॉक्स देने की कोशिश करता था और उन्हें अच्छे से एनालाइज करता था। ओके तो और मॉक एनालिसिस में भी मतलब उसको एनालाइज करके हर बार अपनी कमी निकाल के उस पर इम्प्रूव करना रहता था। ठीक है। अच्छा, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी लास्ट के 3 मंथ्स में? तो एक्चुअली मैंने कैट के लिए ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। ओके तो मोर और लेस मैंने बस लास्ट मंथ में कैट का पैटर्न देखा था कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और कुछ मॉक्स लगाए थे। एंड अगेन उनका एनालिसिस एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, ओके कि आपकी क्या वीकनेसेस है आप वो पॉइंट आउट करें और उन पे वर्क करें। ओके मतलब आई थिंक सिर्फ क्वेश्चन करेक्ट करने से ज़्यादा नेसेसरी है कि आप इस चीज़ पे वर्क करें कि आप क्वेश्चन गलत क्यों कर रहे हैं। ओके, मतलब मॉक देने का सही तरीका भी यही है, राइट? अगर आप थोड़ा और डिटेल में बता पाओ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक दे लेते हैं फॉर द सेक ऑफ, मतलब ठीक है यूट्यूब आप ओपन करते हो तो हर कोई ये कहता है कि मॉक दे दो, आप मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉक देने का सही तरीका क्या है वो आप मुझे बताओ। तो मैं मॉक देने के बाद उसको एक दिन के अंदर ही उसको एनालाइज करता था, सारे सेक्शंस एकदम अच्छे से। हर क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे फिर से करो, पहले खुद से बिना सोल्यूशन देके ट्राई करो, फिर उसको सोल्यूशन फिर भी नहीं आ रहा है उस पर टाइम देने के बाद फिर आप सोल्यूशन देखो, तो उससे आपके पास आपका स्कोप डेवलप होता जाता है, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलती है। फिर आपको ये श्योर करना है कि अगले मॉक में अगर वैसा कुछ क्वेश्चन आए तो उसे गलत नहीं करना है। ठीक है। एंड LRDI में भी वही रहता है कि सारे क्वेश्चन सारे सेट्स फिर से लगाइए, और कुछ अगर आपको नई ट्रिक दिख रही है इसको जल्दी किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो उसका यूज़ करिए। ठीक है, आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी रही थी मॉक? आई थिंक प्रीटी मच यही है, बस मॉक्स को सीरियसली लीजिए। मैंने देखा है कुछ लोग एक सीटिंग में नहीं करते हैं मॉक, बीच में ब्रेक्स ले लेते हैं। ऑफ कोर्स आपको एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, तो उसको एज अ प्रॉपर एग्जाम सेटिंग में दे रहे हैं आप, ऐसा ट्रीट कीजिए। और बाकी प्रीटी मच यही है। ठीक है। अच्छा, अब सेक्शन वाइज अगर आप स्ट्रैटेजी बताना चाहो लास्ट मोमेंट पे, तो वो क्या होती है? तो VRC के लिए तो मैंने मोस्टली रीडिंग पे फोकस किया था, जैसे वेरियस वेबसाइट्स हैं, एऑन, एसेज वगैरह, उस पर ही फोकस किया था। बाकी मॉक्स एंड सेक्शनर्स बहुत लगाए थे मैंने। ठीक है। एंड उसके बाद LRDI में तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटी सेट सॉल्व कर सको वही रहता है। एंड क्वांट में भी प्रैक्टिस ही मेन चीज़ है, मॉक्स के साथ प्रैक्टिस करते रहिए और अपना एक्यूरेसी वगैरह बढ़ाते रहिए, क्योंकि क्वांट में एक्यूरेसी हाई रख सकते हैं। ऐसे वही ऐसा सेक्शन रहता है जिसमें आप श्योर हो सकते हैं किसी आंसर का। अच्छा, अभी अगर 3 महीने जो बचे हुए हैं, इसमें कोई स्टूडेंट अभी जागे, मतलब उसको लगे कि ठीक है अभी मैं स्क्रैच से प्रिपेयर करना चाहूँ, तो क्या पॉसिबल है क्रैक कर पाना? आई थिंक पॉसिबल है। आपको काफ़ी डेडिकेटेड एफर्ट देना होगा। आप लेट्स से 6 मंथ्स पहले प्रिपेयर कर रहे होते तो आप थोड़ा कम टाइम दे सकते थे, बट अभी फिर वैसा नहीं, आपको एकदम फुल ऑल इन जाना होगा इसके लिए। बट आई थिंक इट्स क्वाइट पॉसिबल है। हाँ, ठीक है। अब मुझे ये समझाओ आप कि आप लोगों का प्रोफाइल क्या रहा था? जी मैं BBA बैकग्राउंड से था। Okay. और वर्क एक्स फ्रेशर हूँ मैं, और मेरा 10th में 92 था और 12th में 94 और ग्रेजुएशन में 76%। ठीक है। आपका? तो I'm an engineering fresher from IIT BHU and मेरी प्रोफाइल 999 है। ठीक है। अच्छा, तो पहला जब आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद एक रिटन टेस्ट भी होता है यहाँ, राइट? मतलब आई थिंक
उसके बाद इंटरव्यू भी होता है, तो वो प्रोसेस कैसा रहा था आप लोगों को? वो प्रोसेस तो मेरा आई एम कैल का तो काफ़ी स्मूथ रहा था। मेरा 19 मार्च को हुआ था। पहले WAT रिटन एबिलिटी टेस्ट हुआ था, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ था। तो इंटरव्यू भी आई एम कैल का मेरा बहुत स्मूथ गया था, काफ़ी चिल इंटरव्यू था। तो आई वाज वेरी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो आप उसमें? क्या हुआ था? मतलब क्या समझने की कोशिश करते हैं ये लोग, मतलब एक कैंडिडेट में? इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द इंटरव्यूअर मोस्टली, क्योंकि मेरे इंटरव्यू में मुझसे मेरे बैकग्राउंड का कुछ नहीं पूछा। आपसे? हाँ, मैंने बस जैसे क्रिकेट मैंने अपनी हॉबी में लिखा था तो उसमें चले गए, बाकी मूवीज़ पे डिस्कशन होने लग गया। तो मतलब वो पैनल पे डिपेंड करता है वो उस टाइम किस मूड में है और क्या सोच रहे हैं और क्या देखना चाहते हैं तुम में। ओके, और कितने देर चला था आपका इंटरव्यू? अराउंड 15 मिनट्स। 15 मिनट्स। आपका कैसा रहा था इंटरव्यू? तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। रिटन टेस्ट के लिए मैं कहूँगा कि आप बस न्यूज़ फॉलो कीजिए, ओके, तो दैट वुड बी एनफ। और मतलब एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एज़ फॉर द इंटरव्यू, आई थिंक यहाँ पे आके मेरा थोड़ा ओपिनियन और चेंज हुआ है कि इंटरव्यू में आपका जो पैनल होता है वो यहीं के प्रोफेसर्स होते हैं, राइट? और यहाँ प्रोफेसर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो जब आप उनसे मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि हर प्रोफेसर डिपार्टमेंट वाइज थोड़ी अलग पर्सनैलिटी का है। तो आपको समझ आता है कि मतलब आप बस अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं, आप कुछ स्पेसिफिक वो नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कोई प्रॉफ की कुछ और टेंडेंसी हो, ठीक है ना, कुछ मे भी बहुत डीप ड्रिल करते हो, कुछ मे भी आपको जीके पे ड्रिल करें वैसा। तो आप बस एक ट्राई कर सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव अपना प्रिपरेशन करें कि आपको अपनी सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज हो, जीके करंट अफेयर से सबकी नॉलेज हो, ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट के बारे में आपको पता हो, है ना, ये सब रहता है। बाकी आई थिंक मेरा थोड़ा मैथ हेवी इंटरव्यू था, मुझसे 1-2 मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए थे। हो सकता है कि प्रोफेसर वो यहाँ पे ऑपरेशन से स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट के रहे हो, या फिर हो सकता है मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है इस वजह से। तो यही था। अच्छा, सोर्सेज क्या यूज़ किए थे आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए? और इंटरव्यू के लिए तो बेसिकली न्यूज़ फॉलो करनी रहती है, और आप अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप किसी भी कोचिंग के मॉक इंटरव्यू ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो आपको थोड़ा प्रिपेयर करते रहेंगे और फीडबैक देते रहेंगे। कितना इंपॉर्टेंट है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का रोल, कितना इंपॉर्टेंट है इसमें? मैं कहूँगा मॉक इंटरव्यूज़ डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ रिलायबल सोर्सेज बताओगे आप जो आप लोगों ने यूज़ किए हो? तो एक्चुअली मैंने इंटरव्यूज़ के लिए IMS की कोचिंग ज्वाइन की थी। मैं तब वाराणसी में था कॉलेज में, तो IMS वाराणसी में ज्वाइन किया था, वहाँ मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, एंड आई थिंक दे आर सुपर हेल्पफुल। मतलब अगर आप कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करना चाहते उसके बाद भी आप मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए, भले फ्रेंड्स फैमिली के साथ दीजिए, बट डेफिनेटली दीजिए। मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी थी प्रेप जोन, और एक फ्री कम्युनिटी है थियोमी नाम से, उस पर मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए थे। ठीक है, यही 2 सोर्सेज थे। ठीक है, अब आते हैं डी डे जो होता है। आप एग्जाम हॉल के अंदर में हो, आपने प्रिपेयर जैसा करना था किया, अपना बेस्ट दिया आपने। उस दिन अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल रखते हो? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी। मैं इस कॉन्फिडेंस से गया था कि मैं बेस्ट हूँ, मतलब मे बी आई शुडंट से दिस, बट मैं ऐसे ही सोच के गया था कि मैं अच्छा करूँगा, बाकी लोग ज़्यादा कंपैरिजन में नहीं आएंगे मेरे। तो मतलब वही है, आपको थोड़ा एक कॉन्फिडेंस देता है, आपको शांत रखता है कि हाँ मैं सोच के आया हूँ अच्छा करूँगा, मैं अच्छा करने वाला हूँ। और कोई क्वेश्चन नहीं होता है, आपको लगता है कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, ख़राब भी जा रहा है, तो पैनिक नहीं करना होता है, बस एक वो ज़रूरी होता है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी? मेरा तो यही था कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, और पेपर टफ आए तो पैनिक नहीं करना है, क्योंकि टफ आएगा तो सबके लिए टफ लास्ट आएगा। ईयर टफ था। हाँ, टफ आए तो उसी हिसाब से परसेंटाइल भी, मतलब मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल भी डाउन चला जाता है। तो हमें बस खुद की प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखना है, और जो आता है उसे अच्छे से करना है, उसमें ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना, और कॉन्फिडेंस रखना है। नर्व्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ डुएबल स्टेप्स बता सकते हो आप? डुएबल स्टेप्स तो मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, और ज़्यादा सोचिए मत रिजल्ट के बारे में। बस अपने कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, यही बोल सकते हैं। वैसा पॉसिबल होता है कि कर्म कीजिए फल की इच्छा मत करिए? अपने एंड से कर सकते हैं, मतलब जितना ट्राई करना कर सकते हैं, पर कभी कभी दिमाग में रह जाता है थोड़ा रिजल्ट का, पर अपने एंड से जितना हो सके ट्राई करना पड़ता है। आई थिंक इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग, आपको प्रैक्टिस करना होता है। 3 महीने प्रैक्टिस कीजिए नर्व्स कंट्रोल करने का। ऐसा नहीं होगा कि अभी आप पैनिक कर रहे हैं और उस दिन जाके सोचेंगे कि आज मैं शांत रहूँगा। पर आप दोनों का ही फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था आपका? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, ओके। ठीक है, अभी कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है आप लोगों की? कॉलेज लाइफ तो बढ़िया चल रही है, लेक्स हैं कैंपस में, मौसम बढ़िया हो रखा है, और बाकी अभी प्रेप चल रही है। तो ठीक है, एक चैलेंज आ रहा है, लेट्स से कि अब चलो आप लोग जो स्टूडेंट्स हो वो Tier 1 कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, तो यहाँ फिर भी ठीक है, सपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो Tier 1 कॉलेजेस में नहीं आ पाते हैं, है ना, क्योंकि लेस देन कितने 5% से भी कम स्टूडेंट्स होंगे जो ढंग के मैनेजमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें पहली बार गवर्नमेंट ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो ग्रेजुएट्स हैं उसमें 51% की ऐसे हैं जिनको एम्प्लॉयबल माना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि
क्या स्किल्स अपने एंड से डेवलप किए जा सकते हैं? अगर एक स्टूडेंट टियर 1 कॉलेज में नहीं पढ़ रहा है तो अपने एंड से क्या एफर्ट्स दे सकता है वो? अगर वो टियर 2, टियर 3, टियर 4 कॉलेजेस में पढ़ रहा है तो अपने एंड से वो क्या कर सकता है? इंस्टीट्यूशन लेवल पर तो चलो चीज़ें नहीं हो रही हैं, अपने एंड से वो क्या कर सकता है जिससे कि वो जॉब मार्केट रेडी हो जाए? इसका तो मुझे ऐसा आइडिया नहीं, क्योंकि मैं भी फ्रेशर हूँ। अच्छा। एंड बाकी मैं यही बोलूँगा, जितना ज़्यादा वर्क ले सकते हो, मतलब कहीं से छोटी भी छोटी कंपनी हो, थोड़ा एक्सपोजर लीजिए किसी भी मार्केट में, उसका बहुत फ़ायदा रहता है, क्योंकि कंपनी वर्क को वेटेज देती है, कंपनी भी IIMs भी। तो यही मैं बोल सकता हूँ। बाकी आपका अपना टेक क्या है? तो अगेन आई थिंक जिसके पास वर्क एक्स हो वो बेटर आंसर कर सकता है, बट वन थिंग आई नोटिस इज कि कम्युनिकेशन स्किल्स आर इंडिस्पेंसेबल। मतलब यहाँ पे आके भी आपको कई लोग मिलेंगे जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी नहीं, इनफैक्ट आई थिंक मेरा भी बहुत उतना अच्छा मैं नहीं मानता हूँ। तो एटलीस्ट आप इस चीज़ पे काम कीजिए कि आप खुद को आर्टिकुलेट बनाइए, कैसे बोलना है पब्लिक स्पीकिंग, कैसे आपको अपना पॉइंट पुट अक्रॉस करना है, उस पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट सवाल मेरा ये होगा, और इस सवाल के जवाब से बहुत सारे और इंस्टीट्यूशंस भी सीख सकते हैं कि लेट्स से कि जब एक स्टूडेंट आता है IIMs में, है ना, तो बिल्कुल रॉ होता है, जैसे आप दोनों फ्रेशर हो बिल्कुल, है ना, तो स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर किस तरीके से क्रिएट किया गया है ताकि जितने भी स्टूडेंट डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं वो सारे के सारे एक पेज पे आ पाएँ? स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते बता सकते हो या कुछ महीने बता सकते हो, ओरिएंटेशन वगैरह ले सकते हो आप। स्टार्टिंग का जो कुछ दिन होता है उसमें बहुत सारे जैसे आप BBA से हो, आप BTech से हो, है ना, तो सबको एक पेज पे लाने के लिए किस तरीके से क्या इनिशिएटिव देता है, खास करके IIM कैलकुलेटर? बेसिकली ओरिएंटेशन वगैरह होते हैं, बाकी सब बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं हम लोगों, जैसे प्लेगरिज्म वगैरह एंड ऑल। और मतलब स्टार्टिंग का एक महीना कैसा रहा था आपको? अगर मैं स्पेसिफिक तो आपके प्रीवियस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आई वुड से कि इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट्स कि आप यहाँ पे आए हैं तो आप एफर्ट करेंगे डेफिनेटली। तो ऑफ कोर्स प्रोफेसर्स आर वेरी हेल्पफुल, मतलब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो जैसे मैं इंजीनियर हूँ, अब यहाँ के हमें लेट्स से फाइनेंस को कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मुझे कोई प्रायर बैकग्राउंड नहीं, कुछ नॉलेज नहीं, बट प्रोफेसर्स स्टार्ट करते हैं बेसिक से, एंड आप प्रॉपर रिसोर्स होते हैं, प्रॉपर गाइडेंस होता है, आपको पता है कैसे करना है, बट ये है कि आपको एफर्ट करना पड़ेगा। और कुछ एडिशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि लेट्स से कोई नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, उनकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, तो इंस्टीट्यूट उसके लिए एडिशनल कोर्स देता है कि मतलब टेस्ट लेता है, अगर आपको लगता है कि आप उसकी ज़रूरत है तो आप एडिशनल कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, पूरे CAT का जो एग्ज़ाम का पूरा सेटअप है उसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये होता है कि वो इंजीनियर्स को फेवर करता है, बट आप BBA बैकग्राउंड से, है ना, तो आप इस बात से कितना अग्री करते हैं? मैं इस बात पे एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि मैथ्स और क्वांट वगैरह कोई भी सेक्शन है, अगर कोई भी बंदा एफर्ट डालेगा उसमें नंबर आ सकते हैं। और मुझे तो लगता है क्वांटी ऐसा सेक्शन रहता है जिसमें अगर कोई एफर्ट डाले तो नंबर उसमें फिक्स रहते हैं, मतलब उसमें कॉन्फिडेंट रह सकता है कि वो इतने क्वेश्चन सही करके आया है। तो आई थिंक कोई भी अगर एफर्ट डालेगा तो अपने क्वांट और LRDI में अच्छा कर सकता है। ठीक है, मतलब टेक बैकग्राउंड का बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है ना, किया जा सकता है। आपका क्या मानना है? आप तो दोगे ही साइड। आई थिंक नहीं, सिर्फ ये कह देना कि जस्ट बिकॉज कोई एग्जाम मैथ्स पूछ रहा है वो इंजीनियर्स को फेवर कर रहे हैं, गलत है। मतलब मैथ्स ऐसे स्किल नहीं है जो सिर्फ इंजीनियर्स के पास होना चाहिए, आई थिंक सबके पास होना चाहिए। ठीक है, और टू बी ऑनेस्ट जो मुझे लगता है मैथ्स कैट में बहुत हाई लेवल मैथ्स नहीं पूछते हैं, आपके परहैप्स जो आपने 12th क्लास तक पढ़ी है वही पूछते हैं। तो आई थिंक बेसिक लेवल। ठीक है, कोई प्रो टिप देना चाहो स्टूडेंट्स को? अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी प्रेप पे भरोसा रखो बस। आई थिंक जस्ट हैव कॉन्फिडेंस, यू विल डू गुड। कोई ऐसा इशू नहीं है आप ABC क्रैक करें ना करें, कोई टियर 1 टियर 2 कॉलेज जाए। आई थिंक बस जस्ट कीप पुटिंग इन एफर्ट, कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ, यू विल डू गुड। ठीक है, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आई नो कि आपको लेट हो रहा है, बट आई अप्रिशिएट कि आपने टाइम निकाला एंड कॉन्ट्रीब्यूट। तो ये कुछ स्टूडेंट्स थे, आपने देखा BBA करने के बाद भी बिल्कुल फ्रेशर हैं ये, और ये कैलकाटा में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो फिर आपके लिए इम्पॉसिबल है करना। बिल्कुल जैसे उन्होंने बताया, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखते अपने प्रेपरेशन पे कॉन्फिडेंट होकर आप क्रैक कर सकते हैं, सिचुएशन पे आकर पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। अभी सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है, आप कमेंट करके बताइए कि और कौन से कॉलेजेस का आप रिव्यू देखना चाहते हो। रिव्यू करने जैसा कुछ था नहीं, हमने कोशिश यही थी कि यहाँ के स्टूडेंट से प्रैक्टिकल क्या स्टेप्स हो सकते हैं जो आप ले सकते हो एंड मोमेंट पे अपनी प्रेपरेशन को और एज देने के लिए, वो हमने समझने की कोशिश की। तो बने रहिए हमारे साथ। अब एक पूरी सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें जो भी इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया के, जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, हम उनको कवर करेंगे और जिस तरीके से बिल्कुल हम अनबायस्ड होकर रिव्यू करते हैं वैसे रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप हमारे सपोर्ट से आप एक बिल्कुल इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो पाएगा। थैंक यू सो मच।